नाजरीन आदाब। ऊंची आवाज न्यूज बुलेटिन पर आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेजबान इब्राहिम नफीस। खबरें शुरू करने से पहले एक जरूरी ऐलान कि ऊंची आवाज न्यूज बुलेटिन पर बहुत जल्द एडवर्टाइजमेंट का सिलसिला शुरू किया जा रहा है। अगर आप भी अपने बिजनेस को प्रमोट करना चाहें तो फिर इस चैनल पर आपका एडवर्टाइजमेंट शामिल हो सकता है। इसके अलावा स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर फोन पे या गूगल पे के जरिए जितना आपसे मुमकिन हो सके जरूर सपोर्ट करें, इसलिए कि कुछ ही चैनल ऐसे रह गए हैं जहां मिल्लत की नुमाइंदगी हो रही है। चलिए इंटरनेशनल, नेशनल, स्टेट और सिटी की ताज़ा तरीन खबरें जानते हैं, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। ईरान जाने के लिए अब हिंदुस्तानियों को वीजा जरूरी नहीं, कुछ शराइत पर मिलेगी एंट्री। पाकिस्तान में इंतखाबात से एक दिन कबल आज़ाद उम्मीदवार के दफ्तर पर धमाका, 25 की मौत और मुतअद्दिद जख्मी। जुनूबी कोरिया में बच्चे पैदा करने पर हजारों डॉलर इनाम की पेशकश। बिलाखिर उत्तराखंड असेंबली में यकसान सिविल कोड बिल हो गई मंजूर। यूसीसी पर मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि खिलाफ शरीयत कानून हमें नामंजूर। शरद पवार की नई पार्टी एनसीपी शरद चंद्र पवार नाम को इलेक्शन कमीशन से मिली मंजूरी। असदुद्दीन ओवैसी ने उत्तराखंड यूसीसी बिल को आईन की खिलाफ वर्जी करार दिया। तेलंगाना में शबे मेराज की मुनासिबत से सरकारी दफातर और तालीमी इदारों को रहेगी छुट्टी। समाजवादी पार्टी के चीफ व्हिप मनोज पांडे ऑटो के जरिए पहुंचे असेंबली। जेल में बंद हेमंत सोरेन की शादी की सालगिरह पर बीवी का जज्बाती पोस्ट। मकबरा बदरुद्दीन शाह के मुताल्लिक हिंदू फरीक के हक में हो गया अदालती फैसला। मध्य प्रदेश में मस्जिद के इमाम को तशद्दुद का निशाना बनाने पर कशीदगी। मुस्लिम लीग ने कहा कि राम मंदिर सेक्युलरिज्म को तकवीयत देगा, मुखालिफत की जरूरत नहीं। कर्नाटक हुकूमत ने किया मरकजी हुकूमत के खिलाफ एहतजाज, हुकूमत के सामने रखे 5 मुतालबात। अब इंटरनेशनल न्यूज तफसील से। ईरान ने सयाहत के लिए पहुंचने वाले हिंदुस्तानियों के लिए 15 दिन के वीजा फ्री क़याम के प्रोग्राम का ऐलान किया है। ईरानी सफारत खाने ने कहा कि हिंदुस्तानी शहरियों के लिए 4 शराइत के तहत 4 फरवरी से वीजा फ्री दाखिले की सहूलत शुरू की गई है। दिसंबर में ईरान ने हिंदुस्तान, यूएई, सऊदी अरब, इंडोनेशिया, जापान, सिंगापुर और मलेशिया समेत 32 ममालिक के लिए वीजा फ्री प्रोग्राम की मंजूरी दी। ईरान की जानिब से जारी करदा बयान में कहा गया है कि आम पासपोर्ट रखने वाले अफराद को हर 6 महीने में एक बार बगैर वीजा के ज्यादा से ज्यादा 15 दिनों तक मुल्क में रहने की इजाजत होगी। बयान में कहा गया है कि नोट करना जरूरी है कि 15 दिन की मुद्दत में तौसी नहीं की जा सकती। पाकिस्तान में पार्लिमानी इंतखाबात से एक रोज कबल एक आज़ाद उम्मीदवार के इंतखाबी दफ्तर पर बम धमाका हुआ, जिसमें 25 अफराद हलाक और मुतअद्दिद जख्मी हुए। बताया जाता है कि सूबा बलूचिस्तान के ज़िले में हुए इस हमले में जख्मियों को करीबी हॉस्पिटल ले जाया जा रहा है और पुलिस के मुताबिक उनमें से बाज़ की हालत बेहद तशवीशनाक है। फौरी तौर पर किसी ने हमले की जिम्मेदारी कबूल नहीं की। याद रहे कि बलूचिस्तान में दहशतगर्दाना हमलों में हालिया इजाफे के बाद अमन को यकीनी बनाने के लिए पाकिस्तान भर में हजारों पुलिस और नीम फौजी दस्तों की तैनाती के बावजूद बम धमाके जारी हैं।
जनूबी कोरिया की तामीराती कंपनी बोयोंग ग्रुप ने मुल्क की कम शरह पैदाइश को बढ़ाने में मदद करने एक प्रोग्राम का ऐलान किया है। कंपनी ने बताया कि वो मुलाजिमीन को हर बार बच्चा पैदा करने पर 100 मिलियन कोरियन यानी $75,359 इनाम के तौर पर पेश करेगी। ये पेशकश कंपनी के तमाम मर्द और खवातीन मुलाजिमीन के लिए है। कंपनी ने मजीद कहा कि वो 2021 से अब तक 70 बच्चों को जन्म देने वाले मुलाजिमीन को मजमूई तौर पर 7 अरब कोरियन वन यानी $27.5 मिलियन की नकद रकम भी अदा करेगी। अपने मुलाजिमीन को बच्चे पैदा करने की तरगीब देने के लिए एक बड़ी रकम मख्तस करने का यह फैसला जनूबी कोरिया में किसी भी कंपनी या तंजीम के लिए अपनी नौयत का पहला मौका है। बोयोंग ग्रुप के चेयरमैन ली जोंग क्योन ने कहा कि अगर कोरिया की शरह पैदाइश ऐसे ही कम रही तो मुल्क को 20 सालों में अपने वजूद के खत्म हो जाने का सामना करना पड़ेगा। इसलिए इस इक़दाम का फैसला किया गया। कंपनी ने एक तकरीब के दौरान कहा कि 3 बच्चों वाले मुलाजिमीन को $2,25,000 नकद वसूल करने या मकान की शक्ल में उसे हासिल करने का इख्तियार दिया जाएगा। बोयोंग ग्रुप ने ज्यादा बच्चे पैदा करने वालों को टैक्सों में रियायत देने की भी हुकूमत से अपील की है। गुज़िश्ता महीने एक बच्चे के बाप बनने वाले शख्स ने कहा कि मैं बच्चे की परवरिश के सिलसिले में फिक्रमंद था, लेकिन कंपनी की मदद से मैं अब एक और बच्चा पैदा करने पर गौर व खौस करने के काबिल हो गया हूं। अब नेशनल न्यूज तफसील से। बिलाखिर उत्तराखंड असेंबली ने बुध को यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल को मंजूर कर लिया। आज़ाद हिंदुस्तान में उत्तराखंड ऐसा करने वाली मुल्क की पहली रियासत बन गई है। इस बिल को वजीर आला पुष्कर सिंह धामी ने पेश किया था, जिसका मकसद तमाम शहरियों के लिए यकसान शादी, तलाक, ज़मीन, जायदाद और विरासत के कवानीन को उनके मजहब से कतई नज़र कायम करना था। इससे कबल असेंबली में बिल के हवाले से ज़बरदस्त बहस हुई और बुध को भी इस पर बहस जारी रही। अपोजिशन जमातों के अरकान ने सबसे पहले इस बिल को ऐवान की सेलेक्ट कमेटी को भेजने का मुतालबा किया, लेकिन बिल को असेंबली में सौती वोटों से मंजूर कर लिया गया। असेंबली से पास करवा कर उसे कानूनी शक्ल देने के बाद सीएम धामी ने असेंबली में कहा कि यह कोई आम बिल नहीं बल्कि हिंदुस्तान के इत्तेहाद का फार्मूला है। उत्तराखंड में यकसान सिविल कोड को नाफिज करने के रियासती हुकूमत के फैसले पर सदर जमीयत उलमा हिंद मौलाना अरशद मदनी ने अपने शदीद रद्द अमल का इजहार करते हुए कहा कि हमें ऐसा कोई कानून मंजूर नहीं जो शरीयत के खिलाफ हो। मौलाना ने कहा कि मुसलमान हर चीज़ से समझौता कर सकता है, लेकिन शरीयत से हरगिज कोई समझौता नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में आज यकसान सिविल कोड का जो बिल मंजूर हुआ है, हमारी लीगल टीम इस बिल के कानूनी पहलुओं का जायजा लेगी, उसके बाद कानूनी चाराजोई के बारे में फैसला किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सच तो यह है कि किसी भी मजहब का मानने वाला अपने मजहबी उमूर में किसी तरह की बेजा मुदाखलत बर्दाश्त नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि यह अजीब व गरीब बात है कि हमारे मुल्क की CRPC IPC की दिफात भी पूरे मुल्क में यकसा नहीं है। रियासतों में इसकी नौयत तब्दील हो जाती है। मुल्क में गौकशी का कानून भी एक नहीं है। जो कानून है वो 5 रियासतों में नाफिज नहीं है। मुल्क में रिजर्वेशन के ताल्लुक से सुप्रीम कोर्ट ने उसकी हद 50% मुकर्रर की है। उन्होंने सवाल किया कि जब पूरे मुल्क में सिविल लॉ एक नहीं है तो फिर मुल्क भर में एक फैमिली लॉ लागू करने पर जोर क्यों। मौलाना मदनी ने कहा कि फ़िरका परस्त ताकतें नित नए जज्बाती और मजहबी मसाइल खड़े करके मुल्क की अक़लियतों बिलखुसूस मुसलमानों को मुसलसल खौफ और इंतशार में मुब्तला रखना चाहती हैं, लेकिन मुसलमानों को किसी भी तरह के खौफ और इंतशार में मुब्तला नहीं होना चाहिए। मुल्क में जब तक इंसाफ पसंद लोग बाकी हैं, उनको साथ लेकर जमीयत उलमा हिंद इन ताकतों के खिलाफ अपनी जंग जारी रखेगी। एनसीपी शरद पवार ग्रुप को इलेक्शन कमीशन की जानिब से नया नाम मिल गया है और ये नाम नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से शरद पवार ग्रुप को 7 फरवरी की शाम 4 बजे तक 3 नए नाम देने के लिए कहा गया था, जिसके बाद शरद पवार ग्रुप ने 3 नाम दिए और शरद
चंद्र पवार को इलेक्शन कमीशन की मंजूरी मिल गई। इलेक्शन कमीशन ने शरद पवार ग्रुप से नए इंतखाबी निशान के मुताल्लिक भी तजवीज़ पेश करने के लिए कहा, जिसके लिए चाय का कप, सूरजमुखी का फूल और चढ़ता सूरज तजवीज़ किया गया था, लेकिन इंतखाबी निशान का फैसला फिलहाल नहीं हो सका। वाज़ेह रहे कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से अजीत पवार ग्रुप को असल एनसीपी करार देने और इसका इंतखाबी निशान घड़ी अलाट करने के बाद शरद पवार ग्रुप को ये नया नाम मिला है। बहरहाल इलेक्शन कमीशन के फैसले पर एक तरफ अजीत पवार के कैंप में जश्न का माहौल है, तो दूसरी तरफ शरद पवार का ग्रुप एहतजाज कर रहा है। इत्तलात हैं कि पुणे और आसपास के इलाकों में शरद पवार के हामियों ने सियाह रिबन बांधकर इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ एहतजाज किया। उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड को नाफिज किए जाने पर एतराज करते हुए ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर और रुकने पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी ने यूसीसी को एक हिंदू कोड बिल करार देते हुए कहा है कि इस बिल में हिंदू गैर मुनक़सिम खानदानों को छुआ तक नहीं गया है। ओवैसी ने कहा कि एक से जायद शादी हलाला पर इस बिल में बात की गई, लेकिन कोई ये नहीं पूछ रहा है कि हिंदू गैर मुनक़सिम खानदान को इससे अलहदा क्यों रखा गया। ओवैसी के मुताबिक यूसीसी के दीगर कानूनी और आईनी एतराज़ात भी हैं। एतराज़ ये भी है कि आखिर इसमें से कबाइलियों को क्यों अलहदा रखा गया? क्या किसी एक तबके को एक कानून से अलहदा रखने से वो कानून सबके लिए यकसा हो सकता है? असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि जब डॉक्टर अंबेडकर ने इसे लाजमी नहीं कहा तो फिर इसे कैसे लाजमी किया जा सकता है? उसके अलावा ये सदर की मंजूरी के बगैर सबके लिए कानून कैसे बन सकता है? चंडीगढ़ में बेरोजगारी के मसले पर वजीर आला मनोहर लाल की रिहाइशगाह का घेराव करने जा रहे आप लीडरों और कारकुनों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। इत्तलात के मुताबिक घेराव करने जा रहे आम आदमी पार्टी कारकुनान और पुलिस के दरमियान झड़प हुई, जिसके बाद पुलिस ने लाठी चार्ज किया, जिसमें आम आदमी पार्टी के कई लीडरान जख्मी हो गए और बास को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। आपके रियासती सदर सुशील गुप्ता और मुहासिरे में शामिल दीगर सीनियर पार्टी लीडरान जख्मी हैं। बताया जाता है कि पार्टी बेरोजगारी के मसले पर मुहासिरे का प्रोग्राम मुनक्किद किया था और बेरोजगार नौजवानों से शिरकत की अपील की गई थी। उत्तर प्रदेश असेंबली इजलास 2024-25 के ऐवान की कार्रवाई में हिस्सा लेने के लिए तमाम जमातों के रहनुमाओं की आमद सुबह से शुरू हो गई, लेकिन उस वक्त सिक्योरिटी एहलकार समेत सभी हैरान रह गए जब समाजवादी पार्टी लीडर और पार्टी के चीफ व्हिप मनोज पांडे ऑटो में असेंबली पहुंचे। एसपी लीडर ने ई रिक्शा के जरिए आने के लिए महंगाई और गुजारा अलाउंस का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि वो बढ़ती महंगाई के खिलाफ बतौर एहतजाज ऑटो के जरिए असेंबली में पहुंचे हैं। उन्होंने लोकसभा इंतखाबात के बारे में कहा कि ये जमहूरियत को बचाने का इलेक्शन है। उसके अलावा ऐवान की कार्रवाई में हिस्सा लेने असेंबली पहुंचे एसपी एमएलए अतुल प्रधान ने कहा कि बीजेपी हुकूमत में महंगाई बढ़ रही है, लोगों के लिए गाड़ियों से सफर करना भी मुश्किल है। ऐसे में हम अलामती तौर पर ऑटो के जरिए असेंबली पहुंचे हैं। तेलंगाना हुकूमत ने 8 फरवरी को आम तातील का ऐलान किया है। रियासती हुकूमत ने फैसला मुसलमानों की मुक़द्दस रात शब-ए मेराज के पेश नज़र लिया है। हुकूमत की जानिब से जारी कैलेंडर में 8 फरवरी को शब-ए मेराज की तातील का ऐलान किया गया है। वाज़ेह रहे कि पहले ये इख्तियारी तातील थी, लेकिन अब ये बाकायदा छुट्टी बन गई है। याद रहे कि शब-ए मेराज में मुसलमान मुक़द्दस रात के तौर पर खुसूसी इबादतों का एहतमाम करते हैं। इसके अलावा शब-ए मेराज की मुनासिबत से मसाजिद को रोशनियों से सजाया जाता है और उलमाए कराम की जानिब से शब-ए मेराज की फजीलत पर रोशनी डाली जाती है। इस सिलसिले में तेलंगाना हुकूमत ने 8 फरवरी को आम छुट्टी का ऐलान किया और जियो भी जारी किया है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में जेल में बंद झारखंड के साबिक सीएम हेमंत सोरेन की आज शादी की 18वीं सालगिरह है। इस मौके पर उनकी अहलिया कल्पना
सुरीन ने एक जज्बाती नोट लिखा जिसमें इस एतमाद का इजहार किया गया कि वो जल्द वतन वापस आएंगे। कल्पना सुरीन ने एक्स पर लिखा कि आज हमारी शादी की 18वीं सालगिरह है, लेकिन हेमंत जी अपने ख़ानदान में और अपने बच्चों के साथ नहीं हैं। मुझे यकीन है कि वो इस साजिश को शिकस्त देंगे और फातिह बनेंगे और जल्द ही हम सब के साथ होंगे। मैं एक बहादुर झारखंडी जंगजू की जीवन साथी हूँ। मैं आज जज्बाती नहीं रहूँगी, बल्कि हेमंत जी की तरह मुश्किल हालात में भी मुस्कुराऊंगी। उनकी हिम्मत और जद्दोजहद की ताकत बनूंगी। वाज़ेह हो कि झारखंड के साबिक सीएम हेमंत सोरेन को ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार किया था। वो गुज़िश्ता एक हफ्ते से जेल में हैं। कल्पना सुरीन ने हेमंत सोरेन के लिए ये पोस्ट किया है। उत्तर प्रदेश के बागपत में वाक़े लक्ष्य गिरह मज़ार तनाज़े में अदालत ने अपना फैसला सुना दिया। 5 दहाइयों पुराने मामले में बागपत की एडीजे अदालत ने हिंदू फरीक के हक में फैसला सुनाया और मुतनाज़ा मकबरे और ज़मीन की मिल्कियती हुकूक हिंदू फरीक को दे दिए। सिविल जज शिवम वेवेदी ने मुस्लिम फरीक की अपील को मुस्तरद कर दिया। एडीजे कोर्ट ने इस मामले में 100 बीघा ज़मीन हिंदू फरीक को दे दी और यह मामला गुज़िश्ता 50 साल से अदालत में था। अदालत में हिंदू फरीक के हक़ में फ़ैसला सुनाए जाने के बाद मुस्लिम फरीक ने इस केस को आगे की अदालत में रुजू करने का ऐलान किया है। मुअर्रिखीन का दावा है कि इस ज़मीन के ज़्यादातर हिस्से पर खुदाई की गई, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। मध्य प्रदेश के दमवा जिले में मस्जिद के इमाम को तशद्दुद का निशाना बनाने के बाद इलाके में कशीदगी फैल गई और मकामी मुसलमानों ने पुलिस स्टेशन के सामने शरारतियों की गिरफ्तारी का मुतालबा करते हुए एहतजाज किया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ग्रुप की जानिब से मस्जिद के सामने एक दर्जी को मारा पीटा जा रहा था। इस दौरान वहां से गुजरने वाले मस्जिद के इमाम साहब ने दर्जी को बचाने की कोशिश की, जिसके बाद ग्रुप ने इमाम साहब को ही तशद्दुद का निशाना बनाना शुरू कर दिया। जैसे ही यह खबर इलाके में फैली, लोग पुलिस स्टेशन के सामने जमा हो गए और इमाम साहब पर तशद्दुद करने वालों को गिरफ्तार करने का मुतालबा किया। इस दौरान कुछ शरपसंदों की जानिब से फैलाई गई अफवाह के बाद कुछ हिंदू भी पुलिस स्टेशन के सामने जमा हो गए। इस मौके पर पुलिस स्टेशन के सामने इंतहाई कशीदा हालात थे। ये वाक़या गुज़िश्ता इतवार की रात पेश आया। पुलिस ने पहले दर्जी और इमाम को मारने वाले 3 नौजवानों के खिलाफ मुख्तलिफ दिफ़ात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया, मगर बाद में पुलिस ने मजीद 40 अफराद के खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज किया। इस दौरान वज़ीर आला मोहन यादव ने पुलिस से कहा कि तशद्दुद करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। उन्होंने इस मामले की मजिस्ट्रेट इंक्वायरी का हुक्म दिया है। दमवा के एसपी संदीप शर्मा ने कहा कि इलाके में सूरत हाल काबू में है। पुलिस ओहदेदार के मुताबिक पुलिस स्टेशन के सामने मस्जिद के इमाम साहब की पिटाई के खिलाफ एहतजाज करने वाले तकरीबन 40 नौजवानों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग केरला के सदर सादिक अली शहाब तंगल ने दावा किया है कि अयोध्या में तामीर होने वाला राम मंदिर मुल्क में सेक्युलरिज्म को तक़वियत देगा और अयोध्या में मंदिर के खिलाफ एहतजाज करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये मुल्क की अक्सरियत के मुतालबे की वजह से हकीकत बन गया है। उन्होंने ये बातें 24 जनवरी को पलपाता पंचायत में अपनी पार्टी की मीटिंग में कही थी, लेकिन IUML रहनुमा का यह तबसरा फिलहाल सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। उन्होंने कहा कि हम जानते हैं कि बाबरी मस्जिद को कारसेवकों ने मुनहदिम कर दिया था और हमने उस वक्त एहतजाज किया था, लेकिन हिंदुस्तानी मुसलमान ख़ास तौर पर केरला में इसका सामना करने में कामयाब रहे और केरला के मुसलमान पूरे मुल्क के लिए एक मिसाल हैं। तंगल के बयान पर हुए तनाज़े का जवाब देते हुए IUML MLA PK कोनालीकुट्टी ने कहा कि तंगल का मकसद समाज में फ़िरक़ावाराना हम आहंगी को बरकरार रखना है। उन्होंने कहा कि सियासी मुखालिफिन परेशानी पैदा करने के लिए तकरीर के मवाद का गलत इस्तेमाल और गलत तशरीह कर रहे हैं। अब स्टेट न्यूज़ तफसील से। कर्नाटक की कांग्रेस हुकूमत दिल्ली के जंतर मंतर पर मरकजी हुकूमत के खिलाफ एहतजाज किया। मोदी हुकूमत के खिलाफ कांग्रेस के इस एहतजाज में
कर्नाटक के सीएम सिद्धरामैया और डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार के साथ साथ मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियांक खड़गे भी मौजूद थे। वजीर प्रियांक खड़गे ने कहा कि हमारे 4-5 मुतालबात हैं जिनके लिए आज हम जंतर मंतर पर जमा है। प्रियांक खड़गे ने कहा कि मरकज को समझना चाहिए कि कर्नाटक एक इक्तिसादी सुपर पावर है और हम यहाँ टैक्स की मुंतकली पर रियासत के लोगों के मफाद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जमा हुए हैं। एहतजाज के दौरान कर्नाटक के नायब वज़ीर आला डीके शिव कुमार ने कहा कि कर्नाटक दूसरी सबसे बड़ी रियासत है जो इस मुल्क को सबसे ज़्यादा रेवेन्यू दे रही है। हम अपना हक मांग रहे हैं और हम यहाँ ये दिखाने के लिए आए हैं कि हम सब कर्नाटक के लोगों के लिए लड़ रहे हैं। वहीं वज़ीर आला सिद्धरामैया ने कहा कि वो या उनकी हुकूमत मरकज़ की तरफ से गरीब या पसमानदा शिमाली रियासतों को ज़्यादा फंड देने के खिलाफ नहीं है, बल्कि कर्नाटक जैसी रियासतों के साथ नाइंसाफ़ी नहीं होनी चाहिए। बता दें कि दिल्ली में एहतजाज का ये इक़दाम ऐसे वक्त में किया गया है जब कर्नाटक में हुक्मरान कांग्रेस के एक हिस्से ने तजवीज़ पेश की कि सिद्धरामैया जनूबी रियासतों का एक प्लेटफॉर्म तश्कील देने में क़यादत करें ताकि मरकज़ से वसाइल की मुनसफ़ाना तक़सीम को यकीनी बनाया जा सके। मरकज़ी हुकूमत पर कर्नाटक के साथ सौतेली माँ वाला सलूक करने और विफाकी ढांचे की तौहीन का इल्ज़ाम लगाते हुए सिद्धरामैया ने रियासत में बीजेपी लीडरों और पिछली हुकूमत पर मरकज़ी पॉलिसियों की वजह से रियासत के साथ होने वाली नाइंसाफ़ियों का तज़किरा किया। नाज़रीन, ये थी ताज़ा तरीन खबरें जो आपके सामने पेश की गई। हमें पूरी उम्मीद है कि जिस तरह आपने आज तक अपनी अपनाइयत का इजहार किया और जैसा कि शुरू में ऐलान किया गया, उसी तरह आप इसके बाद भी अपना ताउन जारी रखेंगे। इसी के साथ दीजिए इजाज़त, फिर मुलाकात होगी ताज़ा तरीन खबरों के साथ।